हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग जो है मैथ का पहला वीडियो है मेरा, जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन को कवर करेंगे और जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक यानी क्लास 10th का एकदम शुरुआती से लेकर के जहाँ फार्मूला से लेकर के हम लोग जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम उसको भी कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला सेशन है, तो बारी बारी से आप कंटिन्यू हर सेशन को देखने के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको जो भी आपको मिलेगा पार्ट बाय पार्ट आपको अपलोड होते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो देखिए, क्षेत्रमिति चूँकि हमारा क्लास 10th का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं क्षेत्रमिति। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा क्षेत्रमिति, और जिसमें हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे इमेज लगाए गए हैं, जिसमें 2D और 3D शेप लिखे गए हैं, जिसमें 2D इमेज हैं और 3D इमेज हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 2D का मतलब होता है 2 मतलब 2 और D होता है डायमेंशन के लिए। डायमेंशन को हम लोग बीमा बोलते हैं। बीमा का मतलब किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब मायने करता है। तो जो भी आप 2D इमेज देख रहे होंगे उसमें आप अगर पढ़े होंगे अक्ष के बारे में, तो आपको पता होगा एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा हमारा होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये 2 अक्ष होते हैं, जो एक लंबाई को दर्शाता है और दूसरा हमारा चौड़ाई को दर्शाता है। यदि लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ एंड ब्रेथ अगर 2 चीज़ों की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D, यानी कि 2 डायमेंशन। लेकिन जब यहाँ पे 3 अक्ष की बात होती है, यानी कि एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और एक हमारा होता है जेड अक्ष, तो ये आपको 3 अक्ष होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहला होगा लंबाई, दूसरा होगा चौड़ाई और तीसरा होगा हमारा ऊंचाई या मोटाई। तो देखिए, जब हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जब 3 चीज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 3D। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, देखने से आपको पता चल रहा होगा। ये भी देखिए, इसमें आपको दिख रहा है रेक्टेंगल शेप, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल शेप, लेकिन ये दोनों रेक्टेंगल शेप में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि इसमें केवल आपको कुछ लंबाई और चौड़ाई दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गहराई, यानी ये हमारा क्या हो गया? गहराई हो गया, या इसको आप बोल सकते हैं ऊंचाई हो गया। तो जब इसमें एक होगा लंबाई, एक होगा चौड़ाई, एक होगा ऊंचाई या मोटाई, जब ये 3 आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं 3D शेप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जब हम 2D इमेज की बात करते हैं तो उसमें केवल 2 बीमाएँ होती है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे हम 3D इमेज की बात करते हैं तो उसमें 3 बीमा हो जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि L, B एंड H। यहाँ पे होता है लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए, यहाँ 3D शेप में आप देख रहे होंगे, ये हमारा है घन, जिसको आगे 2D इमेज को समझ लेते हैं, तब हम 3D इमेज पे आएंगे। चलिए 2D इमेज पे आते हैं तो ये हमारा हो जाता है त्रिभुज, ये हमारा हो जाता है रेक्टेंगल यानी आयत, ये हमारा हो जाता है सर्कल यानी वृत्त, ये हमारा हो जाता है ऑक्टागोनल अष्टभुज, ये हमारा हो जाता है स्क्वायर वर्ग, ये हमारा हो जाता है पेंटागोनल पंचभुज, ये हमारा हेक्सागोनल षष्ठभुज, ये हमारा हो जाता है सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं ये हमारा अर्धवृत्त। अब 3D इमेज की अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो 3D इमेज में हमारा हो जाता है ये घन, ये हमारा हो जाता है घनाभ, ये हमारा हो जाता है शंकु, ये हमारा हो जाता है बेलन, और ये हमारा हो जाता है गोला, और ये हमारा हो जाता है प्रिज्म। तो देखिए, हम 3D इमेज में क्लास 9th हो या 10th हो, हमें
2D और 3D दोनों इमेज के बारे में पढ़नी है। देखिए यहाँ पे सर्कल और गोला दोनों आपको एक तरह के इमेज दिख रहे होंगे, बट दोनों में समझने की बात है कि ये गोला, ये सर्कल जो होता है ये मात्र एक 2D इमेज में आता है, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो जाते हैं, यानी कि एक ऐसे नाप सकते हैं और एक ऐसे। लेकिन ये गोला जो होता है ये संतरे की तरह होता है, ये संतरे की तरह होता है, ग्लोब की तरह होता है, इस तरह के ग्लोब। अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो ये ग्लोब जो है एक गोला है, ये इसको वृत्त नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब चीज़ है। ये संतरा हो, ग्लोब हो या आप तरबूज हो, इस तरह के जो शेप होते हैं वो गोला के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर साइकिल की अगर पहिए की बात करें जो चारों पार्टी से केवल घेरा होता है ऐसे, या ज़मीन पे कोई रस्सी बिछा दे इस तरह के, तो वो हम गोला नहीं बना पाएंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो वृत्त है, यानी कि सर्कल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गोला और वृत्त के जो इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें आप समझ पा रहे हो कि ये 3D इमेज है और ये 2D इमेज है। बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए मैं बारी बारी से अपने टॉपिक पे आता हूँ। अब देखिए ये हमारा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है वह वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ना है, जिसमें आप समझ रहे हो कि यह 2D इमेज के बारे में पढ़नी है, 2D इमेज के बारे में पढ़नी है। 2D इमेज में हमारा है वृत्त। ऐसे तो है बहुत, आयत है, त्रिभुज है, तो हम ज्योमेट्री में देखेंगे त्रिभुज के बारे में। यहाँ हमें पढ़ना है, वो 9th में आप पढ़ चुके होंगे। हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले जानने के पहले हम समझते हैं वृत्त को, कि वृत्त में होता क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए एक केंद्र होता है और जिसके चारों तरफ एक रेखा होती है, वक्र रेखा, और एक केंद्र जो होता है ये वक्र रेखा से घिरा हुआ होता है, और इसी के अंदर जो क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के अंदर एक पॉइंट होती है, एक बिंदु होती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और ये वक्र रेखा के द्वारा जो चारों तरफ से घिरा होता है उसे बोलते हैं हम परिधि। परिधि। चलिए इतना चीज समझ गए। और वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि रेडियस, और इसलिए इसको हम आर से सूचित करते हैं। जनरली हम केंद्र को ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ें हमारा होता है वृत्त। ये जो आप देख रहे हो कि ये जो घेरा हुआ पार्ट है चारों पार्टी से, जो आपको आउटर लाइन दिख रहा है रेड कलर का, इसके अंदर में जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये उजला वाला हिस्सा को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। और ये जो रेड जो आपको बाउंड्री लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं परिधि। तो इस चीज़ को समझिएगा कि परिधि क्या है और क्षेत्रफल क्या है। परिधि के अंदर का जो भी जगह होता है, जो भी स्थान होता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी कि अगर कोई ज़मीन है तो उसके चारों तरफ मेर होते हैं, मतलब आरी, हम लोग आरी बोलते हैं, मेर बोलते हैं, घेरा जो होता है, और उसके अंदर में जो स्थान होता है वही उस खेत का क्षेत्रफल होता है। और परिधि जो होता है उसके घेरा को बोलते हैं। इसीलिए परिधि जब भी निकलता है वह सिंगल मात्रक में निकलता है, या तो मीटर में निकलेगा, या सेंटीमीटर में निकलेगा, या किलोमीटर में निकलेगा। जो जिसमें मापना है उसमें में आप मेजर कीजिए, सिंगल रहेगा। जबकि क्षेत्रफल जो होगा, आपको बताया है कि ये 2D इमेज है, तो 2D इमेज में आपको लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, दो विमाएं आपस में गुना होता है, तो इसीलिए 2 बार गुना होगा, या मीटर गुने मीटर, तो इसलिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करते हैं तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप क्षेत्रफल इसका निकालें तो मात्रक समान रहे, यानी अगर लंबाई सेंटीमीटर में हो तो चौड़ाई भी आपको सेंटीमीटर में ही रखना है, तभी आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर सेंटीमीटर में एक लंबाई दे दिया है और चौड़ाई आपको मीटर में दे दिया है तो आप लंबाई गुने चौड़ाई करके आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं होगा और ना ही मीटर का स्क्वायर होगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि हम दोनों मात्रक को एक में सबसे पहले चेंज कर लें, कभी भी आपको क्षेत्रफल वगैरह निकालना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में आपको दे दिया जाता है लंबाई कुछ और, चौड़ाई कुछ और, ऊंचाई कुछ और,
और हम लोग उसको बनाना शुरू कर देते हैं फार्मूला लगा के। तो वहाँ एक गलती मत कीजिएगा, सबसे पहले सभी मात्रकों को एक में चेंज कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हमें समझना है। तो हमें वृत्त के बारे में समझ लें, वृत्त किसे कहते हैं, उसका केंद्र है, उसका परिधि है। चलिए यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम एक सर्कल बना रखे हैं जिसमें एक ब्लैक लाइन से दिखा रखे। ये तो आप जान गए होंगे कि इसको बोलते हैं केंद्र, और इसके चारों तरफ जो रेड लाइन का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है वो है हमारा परिधि, ठीक है ना, परिधि। आप देख रहे होंगे कि वृत्त के इस परिधि के इस छोर से इस छोर तक केंद्र से होते हुए एक लाइन गया है। इस लाइन को क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं? तो जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग व्यास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और इसीलिए हम व्यास को डी से सूचित करते हैं। और डायमीटर के जो हाफ होता है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, यानी इसको हम आर से सूचित करते हैं, रेडियस। तो आप कोई पूछेगा कि व्यास को किससे सूचित करते हैं, तो आप होगा डी से, या कहीं कहीं लिखा होगा। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, तो रेडियस यानी आर से। तो ये दोनों में एक रिलेशन हो गया, यानी कि एक डी में दो गो आर होगा, एक डी में दो गो आर होगा ना। देख लीजिए यहाँ पर ही आप, एक डी है, यहाँ से यहाँ तक एक डी है, यानी एक व्यास है। इसमें दो त्रिज्या है, केंद्र के इधर एक त्रिज्या है और केंद्र के इधर साइड में एक त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा ना। तो यानी कि 1d इज इक्वल टू 2r, 1d इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1d इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ से हम अगर निकालें, यहाँ r निकालेंगे तो 2 यहाँ पे गुना में है, इस तरफ आ जाएगा तो भागा में। तो देखिए d/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, r आ गया। यानी कि जब हमें त्रिज्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे, या जब हमें यहाँ व्यास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, किसमें, त्रिज्या में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। सेम अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हम चले आते हैं और यहाँ से अगर हमें त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या, तो क्या कर देंगे, व्यास बटा 2, व्यास भागा 2, ठीक है। तो आप ये फार्मूला एक सिंपल सा एक फार्मूला है, बहुत छोटे लेवल का एक फार्मूला है, हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। तो आप समझ गए। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको डाउट है आप एक कॉपी बना लेंगे और जैसे जैसे चल रहा है चैप्टर वैसे वैसे आप उसको पॉज करके वीडियो को आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि वृत्त के अंदर में यहाँ एक केंद्र है, ठीक है, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको हम जानते हैं कि क्या है, त्रिज्या, ठीक है। ये केंद्र से इधर भी मिलाया जा रहा है, ये भी हमारा क्या है, त्रिज्या। तो इसको हम r से लिख देते हैं, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो जैसे आप एक केक रहता है तो केक को आप कैसे काटते हैं, एक बार ऐसे काटते हैं और एक बार ऐसे काटते हैं। ये वाला पीस आप निकाल लेते हैं, एक टुकड़ा, तो समझिए कि वो एक जो पीस निकाले इसको कहते क्या है वृत्त के सेंस में। तो ये जो पीस आप निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, को त्रिज्या के द्वारा किए गए खंड, याद रखिएगा, त्रिज्या के द्वारा किए गए खंड, त्रिज्या के द्वारा किए गए खंड, खंड मतलब होता है टुकड़ा, त्रिज्या के द्वारा किए गए खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक है ना, त्रिज्य खंड कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या, देखिए एक त्रिज्या ऐसे और एक त्रिज्या ऐसे, जैसे हमने 2 त्रिज्या पर ऐसे चाकू लगाया, ये पीस मेरा निकल गया, और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो अगर कोई आपको एग्जाम में या कभी क्वेश्चन आपको दे दे, यानी त्रिज्या का मान आपको दे दे, त्रिज्या बोल दे कि 7 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिज्य खंड का जो है सो क्षेत्रफल निकालिए। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी ये त्रिज्या को काटा जाएगा तो 2 त्रिज्याओं के बीच, 2 त्रिज्याओं के बीच कुछ कोण बनेंगे, कुछ कोण बनेंगे। देखिए
कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा और इस एंगल को हम थीटा से सूचित करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। तो एक त्रिज्या इधर, दूसरा त्रिज्या इधर, दोनों त्रिज्या के बीच में कुछ कोण बनेगा जिसको हम थीटा से सूचित करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए कि हो सकता है कोई कहे कि सर यही त्रिज्या से ए वाला ही क्षेत्र क्यों, ऊपर वाला क्षेत्र क्यों नहीं, ए वाला क्षेत्र आखिर क्यों नहीं। मैं यहाँ पे बता दूं, ए वाला क्षेत्र आखिर क्यों नहीं, ये बड़ा वाला क्षेत्र क्यों नहीं, इसको क्या त्रिज्यखंड नहीं कहेंगे? तो बिल्कुल कहेंगे। ये त्रिज्या के द्वारा जो खंड हुआ ये मेरा एक लघु त्रिज्यखंड इसको बोल सकते हैं। लघु यानी कि छोटा वाला पीस है, जो बड़ा वाला पीस बच गया इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। याद रखिएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पे ये नहीं है कि इसके लिए अलग फार्मूला है, इसके लिए अलग फार्मूला है। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि ये त्रिज्या के बीच में जो थीटा है वह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। तब आपसे हम पूछे कि बताइए कि इस तरफ, जो इस तरफ का थीटा होगा, ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट पे चारों तरफ का जो कोण होता है वह 360 कोण होता है, 360 डिग्री का। तो इतना हम बोल रहे हैं कि इतना जो एंगल है वह 30 डिग्री का है, इतना जो एंगल है वह 30 डिग्री का है। तो इस तरफ वाला एंगल बताइए ना, तो 360 माइनस 30, अब बताइए कितना डिग्री का हो जाएगा, 330 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से थीटा का मान फिर हमको 330 लेकर के इधर का क्षेत्रफल निकाल लेना है, ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का। बाकी फार्मूला सेम टू सेम होगा, फार्मूला को हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी चीज़ को समझ लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और इधर वाले को हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इधर में थीटा जो बनेगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए यूज होगा और अंदर में जो ये थीटा बनेगा ये लघु त्रिज्यखंड के लिए यूज होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ जो है, यहाँ हम लोग समझते हैं इसमें, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक केंद्र है, वृत्त का यहाँ केंद्र है और यहाँ पे देखिए अगर केंद्र से होके अगर कोई लाइन ऐसे गुजरता तो आप जान रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास कहते हैं, जिसको हम बता चुके हैं पीछे, इसको डी से सूचित करते हैं। लेकिन देखिए ये केंद्र से होके नहीं गुजर रहा है, ये केंद्र के नीचे से होके एक रेखा गुजर रही है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो कहने का मतलब होता है वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरे उसको हम व्यास कहेंगे। व्यास की परिभाषा कोई पूछे व्यास किसको कहते हैं, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। अगर इसमें लाइन खींचा जाए, अगर वृत्त में हम अगर लाइन खींचे, ठीक है, तो सबसे छोटा लाइन देखिए, सबसे यहाँ पे, फिर इससे बड़ा यहाँ, इससे बड़ा यहाँ, इससे बड़ा यहाँ, इससे सबसे बड़ा जो होगा ना, आप देखते जाइए, सबसे बड़ा जो लाइन होगा ना वह आपका ए वाला होगा। अगर PQ लिख देना तो PQ सबसे बड़ा होगा। इसको अगर हम रेड वाले को AB लिख दें तो देखिए PQ सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको, उसी को हम बोलते हैं व्यास। अब व्यास को हम लोग डी यानी डायमीटर से सूचित करते हैं और यही व्यास का यानी सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसी के आधा जो होता है ना उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवा क्या है और व्यास क्या है। व्यास केंद्र से होके जाएगा जबकि जीवा केंद्र से होके नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर AB कोई लिख दे तो AB हमारा क्या है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं जीवा। अब इसमें जीवा करता क्या है कि कोई भी वृत्त को दो भागों में बांट देता है, कोई भी वृत्त को दो भागों में बांट देता है। एक देख रहे होंगे कि एक ए वाला हिस्सा हो गया और एक जो हिस्सा हो गया ऊपर वाला हो गया। तो नीचे वाले जो जीवा जो होता है ना वह वृत्त को दो भागों में बांट देता है, यानी वृत्त का दो टुकड़ा कर देता है, यानी वृत्त को खंडित कर देता है। तो इसीलिए यहाँ दो हिस्से बनते हैं, जिस कारण से यहाँ पर नाम क्या हो जाता है, नीचे वाले को बोलते हैं छोटा वाला टुकड़ा, तो लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको? लघु वृत्तखंड। जीवा के जो ऊपर वाला होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त मतलब वृत्त और खंड मतलब टुकड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा टुकड़ा और लघु वृत्तखंड मतलब छोटा टुकड़ा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, त्रिज्यखंड त्रिज्या खंडित करता है। त्रिज्यखंड नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्यखंड, जब त्रिज्या किसी भी वृत्त को
तोड़ेगा, काटेगा तो उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। जब जीवावृत्त को काटेगा, तोड़ेगा तो वहाँ बनेगा वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में आप अंतर समझ लीजिएगा, नहीं तो आप फार्मूला गलत लगा देंगे। त्रिज्यखंड वाले में वृत्तखंड का लगा देंगे और वृत्तखंड वाले में त्रिज्यखंड का लगा देंगे, तो दोनों गड़बड़ होगा। ये जो होगा जीवा द्वारा खंडित होगा, किसके द्वारा? जीवा द्वारा। और त्रिज्यखंड किसके द्वारा होगा? त्रिज्या द्वारा। समझ में आ गई बात? यहाँ त्रिज्या द्वारा खंडित होगा और यहाँ जीवा द्वारा खंडित होगा, तो वृत्तखंड बनेगा। इसमें भी लघु और दीर्घ बनेगा, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ भी बनेगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो यहाँ समझने का फर्क है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए हम सबका फार्मूला भी देखेंगे कि लघु वृत्तखंड का फार्मूला, दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला, फिर आपको जैसी ज़रूरत होगी आप वैसा फार्मूला लगाएंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बेसिक सा होगा एकदम। चलिए, चूँकि आज पहला क्लास है तो आपको बेसिक, आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, आपको वृत्त के बारे में समझना ज़रूरी है। देखिए हम यहाँ पर आकर के अभी समझते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे, हमने एक वृत्त बनाया है बट ये हाफ वृत्त है। आप केंद्र यहाँ देख रहे होंगे, तो त्रिज्या इधर, त्रिज्या इधर, दोनों त्रिज्या को अगर मिला दे तो 2r हो जाएगा। बोले तो ये गो d, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ रहे होंगे, 2r बराबर d, r प्लस r, यानी दोनों त्रिज्या। ये हमारा हाफ वृत्त है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अब यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ और नीचे का हिस्सा पूछूं तो ये भी आपका अर्धवृत्त है, यहाँ आपका क्या होगा? केंद्र होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूं तो ये मेरा क्या है? पूरा वृत्त है, पूर्ण वृत्त है। लेकिन पूर्ण वृत्त में आप एक चीज़ समझिए कि अगर मैं इस टुकड़े को काट लूँ तो यहाँ पर एक केंद्र हुआ और यहाँ से एक हुआ ये मेरा त्रिज्या और यहाँ से हुआ एक मेरा ये त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी कि देखिए, ये दोनों त्रिज्या के द्वारा ये जो हिस्सा हुआ ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। लेकिन त्रिज्यखंड में कोई यहाँ पर कोई थीटा पूछ दे कि ये थीटा बताइए कितने डिग्री का थीटा है, यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो बताइए कितने डिग्री का हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दे देगा, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश। आपको कई बार दे देगा कि एक वृत्त है, उसका त्रिज्या इतना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। जैसे ही चतुर्थांश लिखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, 1/4 यानी 4 में एक हिस्सा। आप देखिए, इसी तरह से एक हिस्सा तो इतना गया, दूसरा हिस्सा ए वाला हुआ, तीसरा हिस्सा ए वाला हुआ और चौथा हिस्सा ए वाला हुआ। यानी एक रोटी को आप इस तरह से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं और एक हिस्सा को बोलते हैं चतुर्थांश, 1/4, 1 पार्ट। तो 1/4 में कितना डिग्री का बनता है एंगल? 90 डिग्री। फिर हाफ में कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। मतलब 90 90 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण 180 का हो जाएगा ना। चलिए, इसी तरह से आप समझ सकते हैं। इस तरह के अगर हम यहाँ पर एंगल आपसे पूछ दें कि इतना का एंगल बताइए, तो बता सकते हैं कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि इसका एंगल क्या होगा। हम आपका कमेंट देखते हैं, आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको रिप्लाई भी किया जाता है, तो आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। चलिए, थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 9 9 9, तो 270 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे पूरा मिला देंगे तो 360। तो आप समझ रहे हैं कि वृत्त का जो केंद्र पर का जो कोण होगा वह 360 होगा। बाकी जितना बात करेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ये आपका वृत्त का जो आधा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना, तो जो पूरा का क्षेत्रफल होता है उसका आधा होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही होगा, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है। अगर हम बोले कि आधा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, आधा वृत्त माने इसी को बोला जाता है अर्धवृत्त, ठीक है। इसका अगर कोई क्षेत्रफल पूछे आपसे तो पूरा का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा का, तो इसको आधा कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि 1/2 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आर हमारा त्रिज्या ही है ना, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हम कर देंगे। तो जो हमें पूछेगा, हम एक फार्मूला को अगर याद रखेंगे तो बाकी जो हमारा इमेज है, बाकी जो हमारा होगा, अर्धवृत्त होगा, चतुर्थांश होगा, सब का निकल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल मुझे मालूम है, देखिए अर्धवृत्त के बारे में देखिए,
अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है तो और चतुर्थांश का पूछ दे तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। अगर चतुर्थांश पूछ दे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है ना कि 1/4 होता है, तो 1/4 कर दीजिए और पाई और त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, हो तो गया। इसमें अलग अलग फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब बस जान गए हो जाएगा। यहीं पे अगर आप पूछ दिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सिंपल सी है ना, वृत्त पूरा होता है तो उसका आधा पूछ रहा है तो आधा कर दीजिए, 1/2 को आधा बोलते हैं, और पाई r²। तो देखिए हर चीज़ का एक एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, कंसेप्ट समझिएगा, फार्मूला आप खुद निकाल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो रटते रहिए 50 फार्मूले हो जाएंगे इसमें, और ये फार्मूला आप 1 से लेकर 10 तक याद करेंगे, फिर पीछे का 30 से 40 फार्मूला भूल जाएंगे। तो इसलिए कंसेप्ट सीखिए, आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे ये है वलय, क्या है, वलय। इसको हम लोग वलय बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, रिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो वलय बनता है तो 2 वृत्त से बनता है, इसको सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं, याद रखिए इसका दूसरा नाम सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। यानी सकेंद्रीय वृत्त किसको कहा जाता है, तो जिस 2 वृत्त का केंद्र एक ही हो। तो आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, एक येलो कलर का सर्कल मैंने बनाया रखा है और एक वाइट कलर का, एक पीला और एक उजले। तो उजले रंग का जो ये वृत्त है इसका त्रिज्या मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, जिसको बड़ा है तो इसलिए हम इसको कैपिटल R से सूचित करते हैं, बड़ा R से सूचित कर दे, जो यहाँ से यहाँ की त्रिज्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ केंद्र से हम ले के जा रहे हैं कहाँ तक, इस परिधि को टच कर रहे हैं, और इस केंद्र से देखिए हम किस परिधि को टच कर रहे हैं, तो अंदर वाले परिधि को टच कर रहे हैं, यानी कि पीले वाले वृत्त के परिधि को टच कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे छोटा है तो छोटा r, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या बड़ा हुआ, ये त्रिज्या छोटा हुआ, अंदर वाला है तो छोटा ही होगा। तो ये 2 त्रिज्या हुआ इसमें, यानी कि 2 वृत्त है, एक बड़ा r वाला त्रिज्या वाला और एक छोटा r वाला त्रिज्या वाला। तो दोनों वृत्त केंद्र दोनों का क्या है, एक ही है, इसीलिए सकेंद्रीय कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सकेंद्रीय। इसी को हम वलय भी कहते हैं, वलय, रिंग, जिसमें कुछ किनारे किनारे जो पट्टी होता है ना, ये देखिए ये जो बनता है 2 सकेंद्रीय वृत्त से जो ये वाला हिस्सा बनता है ना, ये उजला वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं वलय, रिंग। तो देखिए सकेंद्रीय वृत्त से किसका निर्माण होता है, वलय का निर्माण होता है, यानी रिंग का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ से पूछ देगा वलय का क्षेत्रफल, और यहाँ से प्रश्न जानते हैं कैसा पूछेगा, कि एक वृत्ताकार तालाब है, जैसे पीला वाला को मान लीजिए कि तालाब है, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी एक ईंट सोलिंग करना है, तो 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तालाब के चारों तरफ ईंट सोलिंग करने का खर्च क्या आएगा, बताइए। तो कुछ नहीं, आपको दे दिया है कि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर आपको खर्च आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ना कि इसके चारों तरफ जो एरिया होगा, इसी में तो ईंट लगना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब ईंट तो चारों तरफ लगेगा, यानी कि कुछ 2 मीटर चौड़ाई में लग रहा है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे वलय का। अब वलय का जो क्षेत्रफल आएगा उसको 2 रुपये से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। क्षेत्रमिति में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है प्रश्न को बार बार पढ़ना और उसके कहे गए सेंटेंस को अच्छे से समझना, क्योंकि आपको ये नहीं कह देगा कि एक वलय का क्षेत्रफल निकालिए और 2 रुपये के हिसाब से आप उसका चार्ज निकालिए, वो लिखेगा ही नहीं कि वलय का क्षेत्रफल निकालिए। अगर वो कह दे वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप तो फार्मूला रट रखे हैं ना, सीधे लगा देंगे और निकाल देंगे। वो आपको ऐसे थोड़े बोलेगा कि एक इतना मीटर त्रिज्या का एक तालाब है और इसके चारों पर तरफ जो है सो 2 मीटर चौड़ी जो है सो ईंट सोलिंग करनी है, तो 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंट सोलिंग करने का खर्च निकालिए, ऐसे ही आपको देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते, जब क्वेश्चन को देखेंगे तब वहाँ फिर से एक बार समझ लेंगे। फिलहाल आप फार्मूला को समझिए। यहाँ वलय समझ गए क्या होता है। अब वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा समझिए, पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और ये छोटे वाले जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए, सीधे वाला ये जो बच जाएगा उजला वाला हिस्सा बच जाएगा ना। यानी पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए।
आपको जो उजला वाला हिस्सा दिख रहा है उसी का क्षेत्रफल तो बचेगा। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई, और त्रिज्या का स्क्वायर। तो बड़ा वाला का त्रिज्या क्या है, बड़ा वाला आर हम माने थे, तो पाई बड़ा वाला स्क्वायर, अब माइनस पाई छोटा वाला स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो बड़े वाला स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये फार्मूला हो गया, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इस फार्मूले को, अदरवाइज आप इसमें और आगे की फार्मूला को लिख सकते हैं, जैसे पाई हो गया। अब बताइए बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको पता होगा अलजेब्रा का। तो यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो पाई बाहर रख दिए और यहाँ अंदर लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ भी आप फार्मूला को ला करके छोड़ सकते हैं, जहाँ आपको जैसी आपको बनाने में आपको सहूलियत हो, जैसा सुविधा हो, आप वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर करने में अगर सुविधा हो रहा है तो आप यहीं पे स्क्वायर कर लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे आपको जोड़ और घटाव करने में सुविधा हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, जहाँ आपको इस्तेमाल पड़े वैसा कर लीजिएगा। फार्मूला कुछ होता नहीं है, फार्मूला किसी भी चीज़ का छोटा रूप होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट आते हैं, वलय का क्षेत्रफल जान गए। देखिए यहाँ एक आपको दिया गया है, आप यहाँ देख रहे होंगे, देखिए ये घड़ी हमने एक दिखा रखा है, घड़ी यहाँ पे भी दिखा रखे, इसको चतुर्थांश को समझाने के लिए। देखिए ये हमारा क्या हुआ, चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश है, इसको हमारा यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 270 डिग्री का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। घड़ी की सुइयाँ भी हमारा एंगल बताती है। देखिए घड़ी जब पूरा एक बार चक्कर लगा लेता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। ठीक है ना, ये चीज़ जान जाइए। तो 9 यहाँ पे बज रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि बताइए घड़ी की जो ये मिनट की सुई है ये 12 पे है और घंटे की सुई कहाँ है, 9 पे है, तो इसके द्वारा बताइए घड़ी की सुई जो यहाँ है इसके अंदर में जो ये क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकाले, तो क्या बन रहा है, चतुर्थांश ही तो बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है। चतुर्थांश का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या आप घड़ी की सुई को जहाँ जान रहे हैं वो घड़ी की सुई की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ मान के चलना हो कि मिनट वाला तो बड़ा होता है और घंटे वाली छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा कि घड़ी की सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो सिर्फ एक सुई को देगा। यानी मिनट वाला है तो मिनट वाला बोलेगा कि 12 पे था अभी 3 पे आ गया, तो बताइए कि कितना क्षेत्र कवर किया, क्योंकि घड़ी की सुई दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो फिगर लगाया गया था चतुर्थांश को समझाने के लिए लगाया गया था। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके फार्मूला को हम समझेंगे। ठीक है ना, तो फार्मूला के लिए आप फटाफट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं फार्मूला, और देख लीजिए यहाँ फार्मूला आप नोट कर लीजिए। मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, फटाफट आप फार्मूला पहले लिख लेंगे। पहला वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है आपको बता दिया गया है, परिधि किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से आपको ये येलो वाला बॉर्डर दिख रहा है उसको परिधि कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर बोले तो त्रिज्या, इसको जान जाइएगा, सभी गुना में है। पाई का मान आपको पता ही होगा, पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं, 22/7, ये सब हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर त्रिज्या निकालना होगा तो इसी फार्मूला से आप समझ लीजिए, अगर परिधि दे दे और त्रिज्या पूछ दे तो जैसे त्रिज्या निकालेंगे तो 2 पाई जो है इस तरफ भागा में आ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि बटा में क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बटा में क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो ये सब देखिए एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर क्षेत्रफल से यहाँ त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकालेंगे तो क्षेत्रफल के बटा में पाई आ जाएगा। ठीक है,
और फिर एक त्रिज्या पाई गुने त्रिज्या हो जाएगा, फिर रूट चढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई हो जाएगा। तो एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको मत फोकस कीजिए, आप मेन फार्मूला को याद कर लीजिए। बाकी आपको पता ही होगा, बराबर की इस तरफ ले जाना, उस तरफ ले जाना, स्क्वायर हटाना, रूट चढ़ाना, उससे आप बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं उसको भी कवर करना चाहिए क्लास के में, कि आप बताइए सर उसको भी निकाल के बताइए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर हम उसको भी और डीपली ले जा करके बेसिक लेवल पे आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख लीजिए, वृत्त का व्यास यहाँ एक फार्मूला हो जाएगा, वृत्त का व्यास का फार्मूला हो जाएगा। व्यास को आप पता है डी से सूचित करते हैं, तो 2 गुने क्या होगा हमारा त्रिज्या होगा। और नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, हम पूरा फार्मूला का जो PDF है हम एप्लीकेशन पे लोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करवाना हो प्रिंट करवा सकते हैं, या अगर देख करके आपको कॉपी में नोट करना है तो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ से हमारा व्यास के बटा में 2 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें कॉमन फार्मूला है। चलिए, आप अगर फार्मूला को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप फार्मूला को लिख सकते हैं। चलिए, अभी नेक्स्ट फार्मूला फिर लिखते हैं। 3 फार्मूला हमने कवर किया। अभी आ जाइए, हम लोग लिखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और उसका आधा। आधा मतलब भागा 2, तो क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, या पाई r स्क्वायर बटा 2, ठीक है। बाकी ऐसे सेम निकाल देंगे। अब वृत्त की हमने परिधि निकाला था, तो अब यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ऐसा नहीं कहिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे तो आधा कर दिए थे, तो अर्धवृत्त का परिधि भी निकालना है तो आधा कर देना है। यानी कि 2 पाई r को क्या कर देना है, 2 कर देना है। सिर्फ ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ समझिएगा, जो भी अर्धवृत्त होगा तो इसको हम आधा करते हैं। अर्धवृत्त यही होगा ना हमारा, देखिए तो ये हमारा अर्धवृत्त हुआ। तो अर्धवृत्त हुआ तो परिधि जो ए वाला निकाले ना, परिधि को आधा किए तो केवल यहाँ से ए वाला हिस्सा निकला 2 पाई r/2। लेकिन देखिए कि इधर से भी तो अर्धवृत्त घेरा आएगा, इधर से भी तो उसका बॉर्डर होगा, तो इधर बॉर्डर होगा तो यानी के गो r होगा बताइए? एक r यहाँ और एक r इधर, तो 2r होगा ना, यानी कि एक d होगा। तो इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एक d को भी जोड़ेंगे, क्योंकि 2 पाई r को आधा किए तो सिर्फ इतना हुआ, क्योंकि इधर पर होता है 2 पाई r, इधर और इधर जुड़ करके कितना होता है 2 पाई r। इसमें ये वाला थोड़े होता है, तो इधर में 2 पाई r को आधा करेंगे तो सिर्फ एक तरफ का 2 पाई r का आधा आएगा, इधर आएगा, तो इतना हिस्सा आएगा 2 पाई r का हाफ किए तो। लेकिन इसमें फिर हमको एक क्या करना है, d को जोड़ना है। तो ये हमारा आ जाएगा किसका? अर्धवृत्त की परिधि। देखिए 2 से 2 कट गया, पाई r प्लस क्या होगा d, तो ये याद रखिएगा। या यहाँ पर d के मान अगर रख देते हैं तो पाई r प्लस 2r हो जाएगा। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा कॉमन, तो बताइए r कॉमन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पाई प्लस 2। तो जिसका इस्तेमाल आपको करना है उसका इस्तेमाल आप कीजिए, स्वतंत्र हैं आप उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। बशर्ते आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। आपको चाहिए फार्मूला लिखना, आप नोट कर लेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए मैं उसी के फिगर पे चला जाता हूँ जहाँ पे हमने त्रिज्यखंड को बता रखा है, ठीक है। देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पे, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को समझने के लिए आप समझ लीजिए ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। अब लघु त्रिज्यखंड कहिए या दीर्घ त्रिज्यखंड कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हो जाएगा दीर्घ। दोनों का लिए सेम है, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा। चलिए तो त्रिज्यखंड का फार्मूला जो हमको है वो लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड जो होता है हमारे वृत्त के अंदर का ही हिस्सा होता है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का ही एक हिस्सा है जो 2 त्रिज्याओं के द्वारा खंडित कर दिया गया है। ये वाला हिस्सा हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का ही एक भाग है। तो कितना डिग्री पर काटा गया है इस हिस्से को, तो थीटा कोण पे काटा गया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी को गुना कर देना है थीटा बटा
360 से, क्योंकि पूरा वृत्त का कोण होता है 360 का, तो जितना कोण पे इसको काटा गया उतना बटे 360 से गुना कर देना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। इसी का फॉर्मूला होता है हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कि पाई आर स्क्वायर, और इसको लिखना है तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये त्रिज्यखंड का मेरा फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल को गुना कर देना है खाली थीटा बटे 360 से, मेरा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकल जाता है। अब देखिए यहाँ त्रिज्यखंड की परिमिति पूछ सकता है आपको। क्या पूछ सकता है आपको? त्रिज्यखंड की परिधि या परिमिति, एक एक चीज है, परिधि पूछ सकता है। तो परिधि में क्या आएगा? तो देखिए इधर से एक घेरा हुआ आर, फिर इधर से एक घेरा हुआ आर, तो आर प्लस आर, तो दो घेरा तो निकल गया, और एक घेरा ये नीचे वाला है। यहाँ पे मान लीजिए कि ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं, तो ओ से ए जोड़ेंगे यानी ओ ए, प्लस ओ से बी जोड़ेंगे यानी कि ओ बी। एक और घेरा है, कौन घेरा है? ए वाला, ए बी घेरा है, तो एक ए बी घेरा होगा। चूँकि ए बी देखिए ये सीधा घेरा नहीं है, ये वक्र है, ये परिधि का एक टुकड़ा है, इसीलिए इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। ये भी है क्या हमारा? चाप है, चाप। तो हम चाप की लंबाई का फिर हम एक फार्मूला भी बताते हैं, वो छूट गया था, चाप को भी हम समझा देते हैं। तो चाप समझ गए, वो परिधि का टुकड़ा होता है। तो ओ ए हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ओ भी हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? तो ये परिधि का टुकड़ा होता है। तो परिधि, जैसे हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया ना, तो उसी तरह से चाप जो होता है परिधि का टुकड़ा होता है। तो ये भी किसी एंगल पे टूटा हुआ है यानी थीटा पे, तो इसका परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और इसको गुना कर देते हैं हम लोग किससे? थीटा बटे 360 से। तो ये हमारा निकल जाता है चाप की लंबाई का फार्मूला। ये हमारा किसका फार्मूला हो जाता है? चाप की लंबाई का, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 2 से हम यहाँ काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 से 180 मरतबे कट जाएगा, यानी कि पाई आर थीटा बटे क्या हो जाएगा? 180। तो इस प्रकार मेरा फार्मूला क्या हो जाता है? देखिए 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका? तो त्रिज्यखंड की परिधि का। कॉमन वगैरह लेना है आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो आर ही केवल निकलेगा, और कुछ तो निकलेगा नहीं, तो इसको इतना आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूला हो गया इसको याद कर सकते हैं कि चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? तो परिधि में थीटा बटे 360 से क्या कर देना है? गुना कर देना है, या पाई आर थीटा बटे 180 याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते, चाप हो गया, आपका त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड की परिधि हो गया। अब आते हैं हम लोग वृत्तखंड को। वृत्तखंड को समझते हैं। एक वृत्तखंड कहाँ है? ये देखिए, ये हमारा वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड को समझते हैं। देखिए ये आपका वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड लघु के लिए हो या दीर्घ के लिए हो, बार बार मैं बता रहा हूँ कि लघु का हो या दीर्घ का हो, सब डिपेंड करेगा थीटा पे। बाकी जो फार्मूला लघु के लिए है वही दीर्घ के लिए भी है, उसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्तखंड का फार्मूला होता है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा कि वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वह त्रिज्यखंड के फार्मूला जो होते हैं, क्या होते हैं फार्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आपको फार्मूला होता है, यानी कि ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटाया जाता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाला जाता है, वो बाद में मैं बात करूंगा। जैसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेरा पूरा त्रिज्यखंड हुआ, उसमें से जो आप इसके अंदर जो एक देख रहे थे ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हम क्या करते हैं? घटाते हैं। यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये आता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति आप साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़े हैं। कॉमन लेना है आप इसमें ले सकते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा? देखिए आर स्क्वायर कॉमन हो गया, फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा? पाई थीटा बटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, चूँकि यहाँ भी देखिए आर स्क्वायर बड़ा वाला ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया किसका? वृत्तखंड का।
अब यहाँ पे ऊपर में पूछ देगा तो यहाँ थीटा अपना अलग ले लेंगे, तो ये दीर्घ का निकल जाएगा। जैसे ये 30 डिग्री रहेगा तो 330 हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री लेंगे तो ऊपर में 300 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि इतने सारे फार्मूले हैं और भी कोई अगर फार्मूला छूट गया है या आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमने पहला लेसन में जो हमें त्रिभुज के ब्रिज से संबंधित जो क्षेत्रफल का जो हमारा एक्सरसाइज 1 है क्लास 10th के लिए, मैंने उसका बेसिक आज फंडामेंटल आज क्लियर किया है। इसके आगे हम लोग जो होते हैं डिटेल्स रूप से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ छूट गए हैं तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। मैं अगले जो सेशन लूँगा उसमें पूरा कवर करूँगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी हौसला बढ़ता है, ताकि मैं भी और पूरे एनर्जी के साथ आपको अगले क्लास ले सकूं और अच्छे से समझा सकूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए आपसे फिर विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।